बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के हम एमसीक्यूज आज डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। लेकिन चैप्टर नंबर 11 को अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 11 में एमसीक्यूज ज़्यादा यानी कि टॉपिक ज़्यादा रिड्यूस नहीं किए। तो हमारे तकरीबन तमाम ही टॉपिक्स को इसमें डिस्कस कर लेते हैं जो पेपर में आएंगे। तो चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज़ हम देखते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ हमारे पास पास्ट ईयर्स में आए हैं, उन्हीं एमसीक्यूज़ को देखते हैं। अच्छा जी, इसको हम कर तो रहे हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आंसर्स भी आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, लेकिन इसकी पीडीएफ मैं अपने पेज फेसबुक पे सर नासिर इलियास पे अपलोड भी कर दूँगा विद आंसर्स। ठीक है, इसको आप लोग देख लें, फिर आप मेरे पेज से इसको अपलोड भी कर सकते हैं आंसर्स को। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पहला एमसीक्यूज ये है, इफ़ अ सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन फ्रीजिंग, अगर हम किसी सब्सटेंस को कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है फ्रीज करने पे, अगर इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दें तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ का मतलब और नीचे चला जाता है, कम हो जाता है। तो क्या होता है, ये आपके पास ये मैट्रिक का टॉपिक है, रेगुलेशन, ठीक है ना। उसमें हम क्या देखते थे कि हमारे पास जब हम किसी प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट इसका डिक्रीज़ हो जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास इसमें डिक्रीज़ कराएगा अगर किसी सब्सटेंस तो कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्रीज होने में, ठीक है ना। पानी आपके पास फ्रीज होने में उसमें एक हमारे पास एनामोलस इफेक्ट आता है, मैट्रिक में आप पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या कंडीशन हो जाएगी कि अगर एक सब्सटेंस जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सुखड़ जाता है फ्रीज होने पे, अगर उसको प्रेशर का मैं इंक्रीज़ करूँगा तो प्रेशर बढ़ाने की वजह से उसके अंदर मज़ीद कॉन्ट्रैक्शन आएगी और उसका डिक्रीज़ हो जाएगा। क्या चीज़ डिक्रीज़ हो जाएगी, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट इसका राइट ऑप्शन होगा। अच्छा, दूसरा है अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट विदाउट द राइज इन द टेम्परेचर। ये आपको पता है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी पढ़ते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी पढ़ते हैं। तो लेकिन अभी कुछ ये कहते हैं कि हमारे रिड्यूस हो गया चैप्टर टॉपिक, ठीक है रिड्यूस हो गया, लेकिन ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ की डेफिनेशन है कि ये वो हीट होती है जो अब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, यानी स्टेट की चेंज होने, यानी सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस। तो ये आपके पास ये वो हीट होती है जो टेम्परेचर बढ़ाए बगैर, राइज इन द टेम्परेचर, स्टेट को चेंज कर देती होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा जी, थर्ड पे आते हैं, मैंने बॉडी हैज़ द टेम्परेचर एज दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग। एक बॉडी है, उसका सराउंडिंग का टेम्परेचर भी बराबर है, ठीक है। ये कंडीशन हो जाती है थर्मल इक्विलिब्रियम की। तो इसमें हमारे पास हीट ना इधर से आती ना उधर जाती। तो इसका आंसर हमारे पास चार ऑप्शन ये, डज नॉट रेडिएट हीट, तो इसमें से रेडिएट नहीं होगी। इट रेडिएट्स हीट ऑफ सम सेम क्वांटिटी एज दैट इट रिसीव फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। इट रेडिएट लेस क्वांटिटी ऑफ हीट, नहीं रेडिएट तो करेगी नहीं। इट रेडिएट्स मोर क्वांटिटी, नहीं। अच्छा, अब आपके पास ये इसमें ऑप्शन है इट डज नॉट रेडिएट हीट। तो राइट ऑप्शन आपके पास यही है कि इसमें से हीट रेडिएट होगी ही नहीं ना। जब टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तो आपके पास हीट का प्रोसेस रुक जाता है, हीट का प्रोसेस रुक जाता है, हीट का ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस रुक जाता है। तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डज नॉट रेडिएट हीट। ये हीट किसी किस्म की नहीं रिलीज़ करेगी, तो ठीक है जी, ये हीट रिलीज़ नहीं करेगी। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक ऑफ अ हीट इंजन बिकम्स इक्वल, जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, सोर्स और सिंक का, तो किसी किस्म की हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। वही वाली बात, हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, टेम्परेचर दोनों का इक्वल हो गया। जब हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, एंट्रोपी आप कह सकते हैं कि रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उतनी ही ज़्यादा एंट्रोपी होती है। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा तो एंट्रोपी का फार्मूला S इज़ इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन T। सही, जो टेम्परेचर आपके पास, टेम्परेचर का जब डिफरेंस ज़ीरो हो गया तो किसी किस्म की हीट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। जब हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा तो डेल्टा Q ज़ीरो हो जाएगा। जब डेल्टा Q ज़ीरो हो जाएगा तो एंट्रोपी भी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। इसकी एंट्रोपी हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी एंट्रोपी को हम कह सकते हैं कि हमारे पास एंट्रोपी इसकी हो जाएगी ज़ीरो। तो हमारे पास इसकी एंट्रोपी क्या कहलाएगी, इसकी एंट्रोपी कहलाएगी ज़ीरो, ठीक है जी। इसको मैं बोल्ड करके अपने पेज पे डाल दूंगा सर नासिर इलियास फेसबुक पे, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ हीट इन अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास, टेम्परेचर एंड, अच्छा जी, क्वांटिटी ऑफ हीट इन अ बॉडी डिपेंड्स करती है मास पर, टेम्परेचर पे, और किस पर डिपेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ, इसकी स्पेसिफिक हीट पर डिपेंड करती है, मोलर स्पेसिफिक हीट पर नहीं। क्वांटिटी ऑफ हीट जो बॉडी के ट्रांसफर, डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है आपको पता है, MC डेल्टा टी। एक मास हो गया, डेल्टा टी हो गया, और एक C हो गया। आपको ये पता है कि Q किसके बराबर होता है, MC डेल्टा टी के। MC डेल्टा टी का मकसद ये है क्वांटिटी ऑफ हीट,
Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, मास हो गया, इन्होंने डेल्टा टी कह दिया, तीसरी चीज़ सी हो गई। द प्रेशर एंड वॉल्यूम फार्मूला फॉर अ गैस अंडरगोइंग एडियाबैटिक चेंज के अंदर पी वी की पावर गैमा, सिर्फ हमारे पास वी के ऊपर गैमा आता है, तो इसमें राइट ऑप्शन इसका सी होगा, सही ना। एडियाबैटिक प्रोसेस में वी के ऊपर गैमा आता है, वाई नहीं है, गैमा है। गैमा क्या चीज़ होती है? इट इज द रेशियो बिटवीन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? पी वी की पावर गैमा। पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है ना। अच्छा, सातवें एमसीक्यूज पे अगर आते हैं, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज एन एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्लियर कहा जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हमारे पास ये एक फॉर्म है, एक्सप्रेशन होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, एटॉमिक एनर्जी नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास किस चीज़ का एक्सप्रेशन होता है? ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन की जब हम फार्मूला ड्राइव कर रहे होते हैं तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। एन होता है फॉर नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा, और आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइड पर टी जाता है, एन आर बराबर होता है कांस्टेंट के, तो इसमें भी हमारे पास सी ऑप्शन है। पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एन और आर कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ पे पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सही, यहाँ पे आएगा पी वी अपॉन टी। 8 एम सी क्यूज़ के बाद हम आते हैं 9वें एम सी क्यूज़ पे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज, अच्छा, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो जाता है? 373 कैल्विन। 373 डिग्री कैल्विन, डिग्री नहीं लगता, ये गलत लगा हुआ, 373 कैल्विन कहलाएगा, सही है, ये कहलाएगा 373 कैल्विन, ठीक है जी। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, बुक में देखिएगा स्पेसिफिक हीट के यूनिट हमारे ये दूसरे वाले हैं, मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 सी की पावर -2। 1 kg ऑफ हाइड्रोजन कंटेंस मोर एटम्स देन 1 kg ऑफ लेड। अच्छा, ये टॉपिक हमारा रिड्यूस में आ गया, ठीक है ना। हमारे हाइड्रोजन के में कंटेंट क्या होता है? ज़्यादा एटम्स होते हैं 1 kg ऑफ लेड से, ये भी बुक में लिखा हुआ है हमारे पास, लेकिन रिड्यूस में चला जाता है, हटा देते हैं इसको। थर्मोस्टेट थर्मल एक्सपेंशन में आ जाता है, ठीक है, ये रिड्यूस में नहीं कटेगा। इस तरह से बहुत से कन्फ्यूजन में एमसीक्यूज आपको दिए जा सकते हैं। थर्मोस्टेट इज़ अ डिवाइस कॉमनली यूज फॉर मेंटेनिंग रिक्वायर्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करने के काम आती है, इसका सी ऑप्शन हो जाता है। व्हेन अ प्रेशर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। प्रेशर बढ़ाने से आपके पास क्या कंडीशन हो जाती है? जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो इंक्रीज करती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बढ़ जाती है, कम हो जाती है? मेरे ख्याल से तो काइनेटिक एनर्जी जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ नहीं करेगी, ठीक है जी, इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ नहीं करेगी, याद रखिएगा। टेम्परेचर आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आता है व्हेन द प्रेशर ऑफ अ गैस, ये हो गया ना। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी पे क्या असर पड़ेगा? कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी पे आप बताइए कि क्या असर पड़ेगा अगर टेम्परेचर हम इसका बढ़ा दें, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, अच्छा, सोर्स क्या होता है? जहाँ पे टेम्परेचर सोर्स का ज़्यादा होता है, सिंक का टेम्परेचर कम होता है। आपने पढ़ा होगा जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ाओगे, उतनी ज़्यादा एंट्रोपी बढ़ाओगे, ठीक है ना। तो अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर को मज़ीद ज़्यादा करें तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, और अगर आप लो टेम्परेचर को मज़ीद लो करें तो जब भी एफिशिएंसी बढ़ेगी। यहाँ पे लिखा है द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज, तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज कर जानी चाहिए, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। अच्छा जी, ये कह रहा है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज डैश द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, यानी हमें ये पता है Cp बड़ा होता है Cv से। अब ये कह रहा है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ कांस्टेंट वॉल्यूम, Cv हमारे पास बड़ा होता है या Cp बड़ा होता है? द मोलर स्पेसिफिक ये लेस देन आ जाएगा, इसमें हमें ये पता है कि Cp बड़ा होता है Cv से, ये बात हमें पता है कि Cp इज ग्रेटर देन Cv। और यहाँ पे सवाल क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सवाल कह रहे हैं कि Cv और Cp में रिलेशन क्या, आपको ये पता है कि Cp बड़ा होता है Cv से। यहाँ पे रिलेशन कुछ, यहाँ पे कुछ बात उल्टी हो रही है, तो यहाँ पे कह रहा है Cv क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम, तो Cv छोटा होता है Cv से, इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? लेस देन, इसमें हो जाएगा लेस ऑप्शन,
ठीक है ना। द प्रोसेस इन विच नो हीट इज एक्सचेंज इज कॉल्ड। अच्छा, आपके पास आइसोथर्मल पता है क्या प्रोसेस होता है, इसमें हीट कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन एडियाबैटिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट ना आती ना जाती, तो एडियाबैटिक राइट ऑप्शन है। अच्छा, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डबल विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, अगर चेंजिंग टेम्परेचर नहीं किया जाए तो बॉयज लॉ कहते हैं, और बॉयज लॉ कहते हैं पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। अगर ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डबल, वॉल्यूम अगर हमारे पास डबल हो जाए तो उसके प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा, प्रेशर इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेशर इसका हाफ हो जाएगा, किसी चीज़ पे प्रेशर हमारे पास इसका हाफ हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V या V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अगर वॉल्यूम डबल होगा तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका इन्वर्स हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि इसका रिड्यूस डबल हो रहा है ना, नहीं रिड्यूस टू वन हाफ ऑफ होगा, हाफ होगा, ये 1/4 नहीं होगा, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ये इसका राइट ऑप्शन होगा हमारे पास 17 MCQs का, ठीक है जी। इसका 17 MCQs का राइट ऑप्शन आपने देख लिया, ये क्या होगा, रिड्यूस टू हाफ। अब हम अगले MCQs पे आ रहे हैं। अगले MCQ 17 के बाद आते हैं हम कौन से पे, 18, ठीक है। 18 से हम शुरू करते हैं। 18 MCQs हमारा क्या कहता है, अ बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लीनियर एक्सपेंशन पे काम करता है, बल्क एक्सपेंशन आपने नहीं पढ़ा होगा, डिफरेंशियल लीनियर एक्सपेंशन। तो मेरे ख्याल से आपके पास देखें लीनियर एक्सपेंशन पे तो करता है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कहलाता है डिफरेंशियल लीनियर एक्सपेंशन। डिफरेंशियल लीनियर एक्सपेंशन इज द राइट ऑप्शन। लीनियर एक्सपेंशन अगर सिर्फ दिया होता तो लीनियर एक्सपेंशन भी सही है, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर जो है इसका डिफरेंशियल लीनियर एक्सपेंशन है, क्योंकि दो मेटल्स की डिफरेंट लीनियर आपके पास होती है, तो दो मेटल्स की डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होती है। द एरिया बाउंडेड बाई एन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व इन अ पीवी डायग्राम फॉर अ हीट इंजन रिप्रेजेंट, क्या होता है, जब हम ग्राफ बनाते हैं ना पीवी ग्राफ, तो उसमें जो उसके नीचे एरिया होता है, उस एरिया को हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एरिया रिप्रेजेंट करता है वर्क डन, वो एरिया रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। एंट्रोपी फिर आ गया, एंट्रोपी आप कह सकते हैं, एंट्रोपी हैज़ बीन कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर बिकॉज एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। आपको पता है एंट्रोपी डिसऑर्डर होती है, डिसऑर्डर हमेशा बढ़ती है, नेचुरल प्रोसेस में हमेशा बढ़ती है, तो ऑलवेज इंक्रीज, इसका राइट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, एट द थर्मोडाइनमिक प्रोसेस इन विच द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज जीरो टेल्स दैट, अगर आपके पास वॉल्यूम में कुछ चेंज जीरो हो जाए तो वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है पी डेल्टा वी। जब डेल्टा वी जीरो तो वर्क भी जीरो, द वर्क डन ऑन एंड बाय द सिस्टम इज जीरो। एट कांस्टेंट वॉल्यूम इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज डबल द प्रेशर ऑफ द गैस। कांस्टेंट वॉल्यूम कहाँ पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है चार्ल्स लॉ में, ठीक है ना। इफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द, अच्छा अब आपको ये पता है कि एवोगाड्रो लॉ पढ़ा था आपने, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स। अगर मोल्स बढ़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स भी बढ़ते हैं, अगर मॉलिक्यूल्स डबल होते हैं तो आपके पास प्रेशर क्या होता है, प्रेशर आपके पास डबल हो जाता है, मॉलिक्यूल्स का प्रेशर आपके पास डबल हो जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है ना। प्रेशर डिपेंड करता है, हमें ये पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। 32 डिग्री ऑन द सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू, तो आपके पास फार्मूला है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, तो ये आपके पास जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 89.6 आएगा, ठीक है जी। द एंट्रोपी डैश व्हेन द वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट बाय फ्रिक्शन बिटवीन द स्लाइडिंग सरफेसेस। आपके पास जब स्लाइडिंग सरफेसेस, तो आपके पास क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से हीट बढ़ेगी, तो जब टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। थोड़ा सा अजीब सा MCQ था, आप बोलेंगे एंट्रोपी तो रिड्यूस में है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। द एवरेज एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस मेजर द डैश ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी चीज़ की क्या डिस्क्राइब करती है, टेम्परेचर बताती है, ठीक है जी, टेम्परेचर बता रही है, सही। अच्छा अब ये कह रहा है दो स्टीम इंजन है, एक ए है, ठीक है, एक आपके पास बी है। ए की सोर्स का टेम्परेचर 600 है और बी की सोर्स का टेम्परेचर 400 है, और इनके सिंक्स जो है एक 300 पे और एक 200 पे, ठीक है जी। अब ज़रा आप ये बताइए कि एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी,
दोनों के टेम्परेचर डिफरेंसेस किसका ज़्यादा है? टेम्परेचर डिफरेंसेस देखें Q1 माइनस Q2, T1 माइनस T2, बताएं किसका ज़्यादा है? अगर आप देखें 600 में से अगर 300 माइनस करूँ तो 300 आता है, 400 में से 200 माइनस करूँ तो 200 आता है। टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास ज़्यादा किसका आ रहा है? इंजन ए का। तो इसका मतलब है इंजन ए हमारे पास मोर एफिशिएंट है। इसको कैलकुलेट करके भी आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप कैलकुलेट फार्मूले से करेंगे, फार्मूला लगा दीजिएगा 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1, सही है। एक में आ जाएगा 650, एक में आ जाएगा 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। अगर आप इसको देखें तो मेरे ख्याल से तो इक्वली एफिशिएंट आ रहा है। ए इज़ मोर एफिशिएंट नहीं है, इक्वली एफिशिएंट है। एफिशिएंसी होती है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। लेकिन अगर आप इसको कैल्विन में कन्वर्ट करके करेंगे ना तो ए इज़ मोर एफिशिएंट है। इसका ए इज़ मोर एफिशिएंट देन बी। इसको ज़रा कैलकुलेट करके देखिएगा, ए ज़्यादा एफिशिएंट होगा क्योंकि कैल्विन में करना पड़ता है। ठीक है जी। अब हमारे पास एक अगला MCQ आ जाता है, MCQ नंबर 27। when a gas isothermally against the pressure, the internal energy, इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या होता है? अगेंस्ट द प्रेशर। आइसोथर्मली अगेंस्ट द प्रेशर का मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? आइसोथर्मली अगेंस्ट द प्रेशर, ठीक है जी। अगेंस्ट द प्रेशर, प्रेशर के अगेंस्ट, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? प्रेशर आप ऊपर से दे रहे हैं, या आपके पास क्या हो रही है? गैस के अंदर क्या हो रही है? कंप्रेशन हो रही है। कंप्रेशन हो रही है और इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, ये आपके पास हो गया आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसकी इंटरनल एनर्जी आपके पास बढ़ेगी, कम होगी? अगेंस्ट द प्रेशर जाती है, ऊपर से प्रेशर होता है उसके अगेंस्ट जा रही है, यानी कि ऊपर उठ रहा है। जब कोई गैस एक्सपेंड करती है तो उसके हमारे पास इंटरनल एनर्जी में क्या होती है? कोई चेंज आता है या नहीं आता है? इंक्रीज करती है, डिक्रीज अगेंस्ट द, अच्छा ना डिक्रीज है ना इंक्रीज है, रिमेन द सेम। इंटरनल एनर्जी जब सेम रहेगी, जब आपके पास टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, जब इसके टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं आ रहा तो इसकी इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी, रिमेन सेम होगा। टेम्परेचर में सेम नहीं आ रहा तो इसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, रिमेन सेम रहेगी। अब बायोमेटालिक स्ट्रिप कैन बी यूज टू मेक अ थर्मोस्टेट होता है, थर्मोमीटर होता है, बैरोमीटर होता है, एमीटर, वोल्टमीटर। थर्मोमीटर में यूज़ होती है, हमें पता है, ये हमने देखा है कि थर्मोमीटर के अंदर यूज़ होती है, ठीक है जी। थर्मोमीटर के अंदर यूज़ होती है बायोमेटालिक स्ट्रिप हमारे पास। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं MCQs 29। इन एन आइसोक्रोनोमेट्रिक प्रोसेस द डैश ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। यह हमें पता है कि वॉल्यूम, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है? 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस भी होता है, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ये इसका फॉर्म, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ये फॉर्म इसको लिख सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द CP एंड CV ऑफ अ गैस इज इक्वल टू CP माइनस CV इज इक्वल टू R। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R के बराबर होता है। इसका C ऑप्शन हो गया, इसका हमारे पास D हो गया। द एवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन डैश ऑफ अ सब्सटेंस। कितना सब्सटेंस के अंदर? 1 kg होता है, 1 ग्राम होता है, 1 मोल होता है। आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, आप बताइए कि क्या होता है? 1 kg होता है, 1 ग्राम होता है, 1 मोल होता है, क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास 1 मोल ऑफ अ गैस होता है, ठीक है जी। व्हेन अ कॉपर बॉल इज हीटेड द लार्जेस्ट इंक्रीज विल बी इन। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंक्रीज क्या आएगा? देखें, मास में तो कोई इंक्रीज नहीं आता, लेंथ यानी कि रेडियस भी बढ़ता है। देखिए, रेडियस एक डायरेक्शन में बढ़ता है, एरिया 2 डायरेक्शन है, वॉल्यूम 3। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास हो गया वॉल्यूम, ठीक है जी। अच्छा, व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड अंडर एडियाबैटिक कंडीशन इट्स टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कंप्रेस कर रहे हैं, उसको हम नीचे लेके जा रहे हैं। तो आपके पास एडियाबैटिक कंप्रेशन में, याद है आपके पास क्या होता है? एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। when the temperature of the gas is increased, the total kinetic energy of the molecules, तो kinetic energy directly proportional to क्या होती है? हमें ये पता है, kinetic energy directly proportional होती है किसके? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो 35 का आंसर हो गया हमारे पास बी। 273 केल्विन करस्पॉन्ड्स टू किसके बराबर होता है? इसका मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब।
10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये भी हमें पता है। ये हमारे पास क्या होता है 10⁶ सेंटीमीटर। If the pressure of the gas is doubled, keeping the temperature constant, the volume of the gas, ये शायद इस तरह का एमसीक्यूज हमने देखा हुआ है। प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, डबल क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है बॉयज लॉ में, तो हमारे पास वॉल्यूम पे क्या असर आएगा, वॉल्यूम हमारे पास रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसका वही आंसर हो जाएगा जो हमने पहले देखा था। इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास डी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे पहले कुछ और था। अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ, V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ में V/T कांस्टेंट होता है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ प्रोसेस, इट इज कॉल्ड वॉल्यूम आइसोकोरिक। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसके बराबर होता है, K इज इक्वल टू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा कि K किसके बराबर होता है, K बराबर होता है R/NA के। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में किसके बराबर हो गया, इसका ऑप्शन हो गया B के बराबर। द टेम्परेचर एट विच सेंटीग्रेड स्केल इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल, ये आपने न्यूमेरिकल किया हुआ है, ये -40 डिग्री होता है, आइदर डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस 1 डिग्री सेल्सियस इज नॉन एज स्पेसिफिक हीट। इसको हम क्या नाम देते हैं, स्पेसिफिक हीट। द इंटरनल एनर्जी इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, रिमेन चेंज होती है, ये बिकम जीरो हो जाती है, रिमेन अनचेंज रहती है इंटरनल एनर्जी सिस्टम की आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर में अगर कोई चेंज नहीं आता तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आता। जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है जी, अब आपके पास आ जाते हैं हम, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन इज ऑब्टेंड, कब ऑब्टेंड होगी, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड बॉडीज साइमल्टेनियसली, इक्वल साथ बढ़ा दें, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, सही है। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सिंक, सही है। हमने कहा था कि एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हॉट का टेम्परेचर बढ़ाओ और कोल्ड का कम करो, पहली बात तो नहीं हो सकती। बी में कह रहा है डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, सही है, एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, ठीक है। डिक्रीजिंग टेम्परेचर नहीं, दोनों का साथ टेम्परेचर कम नहीं कर सकते, दोनों का बढ़ा नहीं सकते, नन ऑफ दीज, इसमें आंसर नहीं है, इसका आंसर बी है कि हॉट को मजीद बढ़ा दो और कोल्ड को मजीद कम कर दो। द चेंज ऑफ एंट्रोपी इज गिवन बाई, एंट्रोपी होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, तो इसका ये राइट ऑप्शन यही होगा। हीट एनर्जी कैन नॉट बी मेजर, हीट के 3 यूनिट है, जूल्स, BTU और कैलोरीज, कैलोरी में इसको मेजर नहीं कर सकते, सी ऑप्शन। बॉयज लॉ होल्ड्स गुड फॉर एन आइडियल गैस इन अ प्रोसेस कॉल्ड, बॉयज लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, बॉयज लॉ हमारे पास आइसोथर्मल में एप्लीकेबल होता है। बॉयज लॉ में क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 100% कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू वर्क इज पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल वन कंडीशंस आर आइडियल नहीं, पॉसिबल वन कंडीशन आर नॉट आइडियल नहीं, नॉट पॉसिबल, बी ऑप्शन। इफ नो हीट फ्लोज इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, ऐसा प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, आइसो एडिएबल, डी ऑप्शन है। द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ पॉलीएटॉमिक गैसेस एज कंपेयर टू द मोनोएटॉमिक गैसेस, मोनोएटॉमिक गैसेस की ज़्यादा होती है, पॉलीएटॉमिक गैसेस की ज़्यादा होती है। हमारे पास पॉलीएटॉमिक गैसेस की ज़्यादा होती है, मोनोएटॉमिक गैसेस की ज़्यादा होती है, तो हमारे पास पॉलीएटॉमिक गैसेस की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीएटॉमिक गैसेस एज कंपेयर टू, तो ग्रेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, आपके पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन नहीं होता, गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन नहीं होता, गोल्ड अच्छा है, सही, गोल्ड अच्छा होता है, सिल्वर में से भी करंट पास हो जाता है हीट का, मीका कहलाता है, मीका आपके पास कैपेसिटर्स की प्लेट्स वगैरह के अंदर हीट होता है, मीका जो होता है, जो हमारे जो गुड कंडक्टर हीट के नहीं होते वही इलेक्ट्रिसिटी के भी नहीं होते, तो मीका बैट्स। द यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट इज जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन हमारे पास होता है, इसका राइट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है जूल पर मोल केल्विन, ठीक है ना।
जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस भी वैसे हो सकता है, ऐसा मसला नहीं है। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है जूल पर मोल केल्विन है। When if the heat is removed from the system, the exchange in internal energy is, जब सिस्टम में से हीट निकाल दी जाती है तो आपके पास इंटरनल एनर्जी बढ़ती है कम हो जाती है? इंटरनल एनर्जी कम होती है। इंटरनल एनर्जी कम होने का मतलब निगेटिव, इसमें ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन हम लेंगे निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ तक ये एमसीक्यूज देखें, इसमें निगेटिव ऑप्शन होगा। और बाकी कोई सवाल हो तो पूछिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो हमारी हैवी हो जाती है। थैंक यू।